नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। यूपी में इस वक्त छापेमारी का दौर जारी है। आयकर विभाग की टीम लगातार अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही है। कन्नौज और कानपुर में इत्र व्यापारियों पर छापेमारी के बाद अब आयकर विभाग की टीम आगरा, नोएडा और बागपत में छापेमारी कर रही है। आगरा में आईटी टीम ने एक जूते व्यापारी के ऑफिस और परिसर में छापेमारी की, तो वहीं आगरा के साथ साथ आयकर विभाग की टीम ने नोएडा और बागपत में भी छापा मारा। नोएडा और बागपत में एसीई ग्रुप के मालिक अजय चौधरी के ठिकाने पर छापेमारी की गई। अजय चौधरी एनसीआर के बड़े बिल्डर में से एक माने जाते हैं और अखिलेश यादव के करीबी भी। कन्नौज में जब समाजवादी पार्टी के एमएलसी और इत्र व्यापारी पुष्पराज जैन के घर पर छापेमारी की गई थी, तब समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए थे। और जब जब अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले अजय चौधरी पर छापेमारी की जा रही है, तो यूपी में राजनीतिक उबाल भी है। समाजवादी पार्टी के नेता कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। यूपी में लगातार अखिलेश के करीबियों पर छापेमारी की जा रही है, तो इतना तय है कि यूपी की सियासत इस छापेमारी से आगे भी गरमाने जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में छापेमारी का दौर जारी है। आगरा में जूता व्यापारी पर आयकर का शिकंजा कसा गया, तो वहीं नोएडा में भी कार्रवाई हुई, बागपत में कार्रवाई हुई, इससे पहले कानपुर में कार्रवाई इस व्यापारी के यहां पर हुई। और ऐसे में जिन लोगों पर कार्रवाई हो रही है, समाजवादी पार्टी के करीबी अखिलेश यादव के करीबी वो बताए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आरोप प्रत्यारोप बयानबाजियों का दौर इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर गर्म है। चुनाव नजदीक है और आईटी की छापेमारी पर भी लगातार सियासत हावी है। उबाल इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा जा रहा है। और अजय चौधरी के यहां पर जब छापेमारी हुई है, तो एनसीआर के बड़े बिल्डर में अजय चौधरी का नाम शामिल है। ऐसे में एसीई रियल एस्टेट के मालिक अजय चौधरी हैं। अखिलेश यादव के करीबी बताए जाते हैं। 2010 से 17 के बीच अजय चौधरी ने अपना खूब नाम कमाया और दिल्ली के पॉश इलाकों में अजय चौधरी की कोठी भी है। तो अजय चौधरी पर जब आईटी की रेड हुई, तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से उबाल आ गया है और एक के बाद एक लगातार आयकर विभाग की छापेमारी और कार्रवाई अलग अलग जिलों में उत्तर प्रदेश के जारी है। अब एसीई ग्रुप पर छापा आईटी विभाग का पड़ा। ऐसे में लगातार बयान समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से दिए जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक हैं और चुनाव से पहले अब जब छापेमारी लगातार हो रही है और शिकंजा कसा जा रहा है अवैध संपत्ति को लेकर, तो लगातार एक के बाद एक नेताओं के बयान इस पर सामने आ रही हैं। और जाहिर है कि जब अखिलेश यादव के करीबियों पर छापा पड़ रहा है, तो जाहिर तौर पर आरोप प्रत्यारोप समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेताओं के बीच में लग रही हैं। राजनीतिक माहौल इस वक्त उत्तर प्रदेश में गर्म है। बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है और यूपी की सियासत में इस वक्त उबाल आ रहा है आईटी विभाग की छापेमारी पर। एक के बाद एक लगातार छापेमारी इनकम टैक्स की चल रही है और अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। और इस बार अब एसीई ग्रुप पर भी छापा पड़ा है। रियल एस्टेट से जुड़े हुए अजय चौधरी के ऊपर जब आईटी की रेड हुई, तो जाहिर तौर पर एक बार फिर से सियासत में उबाल आ गया है। लेकिन अजय चौधरी है कौन, यह जानना बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव के करीबी अजय चौधरी माने जाते हैं और एनसीआर के बड़े बिल्डरों में उनका नाम शुमार है। एसी रियल एस्टेट के मालिक हैं अजय चौधरी। एसी रियल एस्टेट पर छापेमारी आईटी की हुई है। 2010 से 17 के बीच में अजय चौधरी ने नाम कमाया और बड़े बिल्डर्स में अब शुमार रखते हैं। दिल्ली के पॉश इलाकों में अजय चौधरी की कोठी भी है। और एसी ग्रुप पर जब रेड पड़ी, तो जाहिर तौर पर इस पर भी बयान लगातार सामने आ रहे हैं। और साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता है राघवेंद्र सिंह। राघवेंद्र जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है अभिषेक वाजपेयी। अभिषेक जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार है नवलकांत सिन्हा। नवलकांत सिन्हा जी, आपका स्वागत है। राघवेंद्र सिंह जी, शुरुआत आप ही के साथ कर रहा हूं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी है क्या? देखिए पराग जी, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे आईबी हो, या पुलिस महकमा हो,
या कोई भी व्यवस्था हो या कोई भी संस्था हो, हमारी सरकार में पूरी तरीके से स्वतंत्र है। जाहिर है अपना ईमानदारी से निष्ठापूर्वक बिना किसी दबाव के काम कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में इनकम टैक्स विभाग को कुछ जानकारी हुई, लगातार छापेमारी हो रही है। इसमें बड़ी बात तो यह है भाई, इनकम टैक्स विभाग अपना काम कर रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? याद करिए पहला छापा जब एक व्यापारी क्या पड़ा था जिसमें बाकूस संपत्ति निकली थी, कुंडलों सोना चांदी निकला था, इनका बयान आया था हमारे लोगों क्या चुन चुन कर छापेमारी हो रही है। उसके अगले दिन बयान आया था ये क्या समय है छापेमारी का, चुनाव नजदीक है। उसको लेकर के जब अखिलेश यादव ने कन्नौज में पत्रकार वार्ता की गई थी जिसमें एक सेंट के कारोबारी जिसका छापेमारी उस समय चल रही थी, उसको बचाव में लेकर के पत्रकार वार्ता की थी। 8 बयान अखिलेश यादव के आ चुके थे जो आईटी विभाग अपना छापेमारी कर रही थी उसको लेकर के। भाई ये बताइए इनकम टैक्स विभाग अपना काम कर रहा है तो पेट में दर्द अखिलेश यादव के क्यों हो रहा है? भाई ये बताइए लगातार समाजवादी पार्टी की रैलियां चल रही थी, रैलियों में एकदम से गिरावट क्यों आ गई? समाजवादी पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों में कमी कैसे आ गई? भाई निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला जरूर है। कभी कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी से लोग क्या छापे क्या इनके लिए जायज है क्या? निश्चित रूप से इनको लग रहा है ये जो हमारा जो काला धन था, हमारे लोगों को काला धन था वो लगातार पकड़ा जा रहा है, इसको लेकर के वो थोड़ा सा कुछ मानसिक रूप से उलझन में अखिलेश यादव जी नजर आ रहे हैं। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी जी, आईटी की रेड है, इतनी चटपटाहट क्यों? नहीं देखिए, बिल्कुल आईटी की रेट है, वो बिल्कुल अपना काम करती रहे, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन समय पे हमें सिर्फ दिक्कत है। आप इस समय अगर आप रेट डाल रहे हैं बिल्कुल डालिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन चुनाव के समय पे ही आप क्यों डाल रहे हैं? आप आईटी डिपार्टमेंट के पास बाकायदा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जो उनके अपने लोग होते हैं जो इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। क्या ये 5 सालों में ये सरकार इतनी अक्षम हो चुकी है कि 5 सालों में इसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं आ पाई आईटी डिपार्टमेंट के पास? कहाँ पे धांधली हो रही है। और जैसा कि अभी बड़े हास्यास्पद बयान दे रहे थे राघवेंद्र जी हमारे, इन्होंने बोला एक व्यापारी के यहाँ पे छापा पड़ा। अरे वो व्यापारी का नाम बताइए ना। उनके यहाँ पे छापे डालने के बाद आपने क्या कहा कि करोड़ों रुपए निकले, 170 200 करोड़ रुपए समाजवादी पार्टी से उसका लिंक है। बाद में जब जाहिर हुआ तो उसका कोई लिंक नहीं निकला। उसके बाद आप लोगों ने, उसके वकील ने बाकायदा सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि 30 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी का इनका बनता है, पेनाल्टी लगा करके लगभग 60 या 70 करोड़ रुपए होता है जाकर के। आपने उसके अमाउंट को 170 करोड़ रुपए बाद में आपने गवर्नमेंट की तरफ से चला गया लेटर कि अब उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। वो अमाउंट कैसे इतना सारा एकत्रित हो पाया? 5 साल में आपने क्या ये जांच नहीं कर पाए? आईटी डिपार्टमेंट का खुफिया सेल क्या कर रहा था? आपकी सरकार में ब्लैक मनी कैसे आ गई उसके पास? आपके पास ये तंत्र भी फेल हो गया। उसके बाद आपने आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रश्न उठाया आपके कार्यप्रणाली पे, तो आपने कहा कि ये दूसरे व्यक्ति है और क्या नाम है, अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे श्रीमान, आपके पास खुफिया तंत्र भी आपका बेकार हो चुका है कि आपको जब यही नहीं पता हो पाता है। आपके तो ब्लैक मनी की बात करते हुए तो 5 साल में आपकी सरकार यहाँ पे है, वो सरकार क्या कर रही थी? आखिर जीएसटी भरा जाता रहा होगा, उसके पास इनकम टैक्स में बाकायदा उसका बैलेंस शीट वगैरह जाती रही होगी, तो क्या उसको टैली करके नहीं आपका खुफिया तंत्र काम कर पाया? आप कैसे हास्यास्पद बातें कर रहे हैं? बिल्कुल नौसिखियों की तरीके से। आप सम्मानित व्यक्ति हैं, इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, और अगर आप इस तरीके से बातें कर रहे हैं, ठीक है राघवेंद्र जी प्लीज साहब थोड़ा सा जाइए साहब, पहले राउंड में टोका टोकी नहीं। राघवेंद्र सिंह जी प्लीज, राघवेंद्र जी प्लीज सर, पर्सनल क्यों हो रहे हैं? ठीक है सर, प्लीज राघवेंद्र जी प्लीज, राघवेंद्र जी पहले राउंड में सर टोका टोकी नहीं प्लीज सर। राघवेंद्र जी, अभिषेक जी प्लीज सर शांत हो जाइए दोनों लोग। चलिए ठीक है सर, ठीक है अभिषेक जी प्लीज, राघवेंद्र जी ठीक है सर, प्लीज सर थोड़ा धैर्य रखिए सर प्लीज। राघवेंद्र जी ठीक है सर, अभिषेक जी राघवेंद्र जी प्लीज, ठीक है सर प्लीज, हो गया सर अब,
ठीक है, प्लीज प्लीज, ठीक है सर। राघवेंद्र जी, अभिषेक जी प्लीज, ठीक है सर। देखो तरीका होता है बात करने का। सर आपस में मत झगड़िए सर, ऐसे समय खराब होता है, समय खराब होता है सर, प्लीज। राघवेंद्र जी थोड़ा सा रुक जाइए सर, थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है अभिषेक जी प्लीज सर, अभिषेक जी कंप्लीट करिए आप जल्दी से। आपके नेता क्या क्या करते थे? आपके अखिलेश यादव क्या किया करते थे? गुलाब सिंह यादव क्या किया करते थे? सुभाष यादव क्या किया करते थे? पूरा प्राइमरी स्कूल में चलिए ठीक है सर, हो गया। प्लीज मजबूरन मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा दोनों का, प्लीज सर, ऐसे समय खराब होगा। राघवेंद्र जी, अभिषेक जी, हो गया सर, प्लीज। ठीक है सर, ठीक है। नवलकांत सिन्हा जी आपके पास अब मैं आ रहा हूँ। ठीक है प्लीज सर, समय खराब मत करिए सर, प्लीज प्लीज। राघवेंद्र जी और अभिषेक जी प्लीज सर समझिए, वक्त बहुत कीमती है सर, समझिए प्लीज। नवलकांत सिन्हा साहब, किस तरह से इस पूरे प्रकरण को आप समझ पा रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि साहब आईटी की रेड है, अखिलेश यादव को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, लेकिन सवाल टाइमिंग को लेकर समाजवादी पार्टी उठा रही है। देखिए, मैं कुछ तथ्यों पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला तथ्य तो यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस देश में जो कि टैक्स चोरी करते हैं या गलत तरीके से पैसे को इकट्ठा करते हैं, पैसे की जमाखोरी करते हैं। दूसरा तथ्य यह है कि जो देश में चुनाव प्रक्रिया है वो एकदम पारदर्शी, सुलझी हुई उतनी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव में काले धन का एक लंबे स्तर से इस्तेमाल होता आ रहा है, तो असली लंबे समय से होता रहा है। और तीसरा तथ्य यह है कि आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ उसके 1-2 दशकों बाद जो सरकार सत्ता में थी उस पर आरोप लगने लगे कि हित करके सरकार कुछ लोग पे छापे डलवाती है या उनके खिलाफ कार्रवाई करवाती है। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे सत्ता से जुड़ा हुआ हो या सत्ता विरोधी हो, अगर छापे पड़ रहे हैं और अगर उसके पास से पैसे बरामद हो रहे हैं तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से अगर ये टाइमिंग की बात होती है कि चुनाव के समय में क्यों हो रहा है, तो चुनाव के समय में भी काला धन ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर ऐसे में एक पारदर्शी तरीके से अगर छापेमारी हो रही है तो इसमें बुराई नहीं है। मेरा वाला व्यापारी साहब या मेरा वाला दागदार नहीं है, इस तरह की बहस मुझको लगता है कि ये उचित नहीं है। इस तरह कोई भी अगर ब्लैक मनी रखता है, काला धन रखता है, तो निश्चित रूप से चाहे किसी भी दल से जुड़ा हुआ हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ गए हैं एडवोकेट हैं ललित तिवारी जी। ललित तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं चाहूंगा सर, कानूनी तौर पर आपकी इस पर राय क्या है, आपका इस पर कमेंट क्या है, अभी जो छापेमारी का दौर उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है? ललित जी देखिए, ऐसा है, ये जो छापेमारी है ये गलत तरीके से जो भी धन अर्जित करता है उसके खिलाफ ये छापेमारी है। जो जिसने भी गलत टैक्स नहीं पे किया है और गलत तरीके से होल्ड कर रखा है अमाउंट को, उसके खिलाफ छापेमारी है। और जहां तक टाइमिंग की बात है, अपराधी का अपराध किसी भी समय एक्सपोज होना चाहिए। ये पब्लिक मनी है, अगर आप कोई भी टैक्स चोरी कर रहा है तो पब्लिक मनी की चोरी कर रहा है। उसी से सब रोड, सड़क, नाली, खड़ंजा सारे प्रोजेक्ट बनते हैं। और हाँ, ये है जो छापेमारी की कार्रवाई हो वो राजनीतिक प्रेरित नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये इसको और तेज होना चाहिए। इस तरीके से तमाम व्यापारी हैं समाज में, जो टैक्स चोरी हो रही है इस पे रोक लगनी चाहिए और ये कार्रवाई, जो भी टैक्स चोरी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, एक चीज है इसमें, जो डिपार्टमेंट ने इनके खिलाफ टैक्स चोरी की है और उसमें ये कह दिया कि इनका ये टर्नओवर है, तो टर्नओवर से लगता है कि ये सब मिली भगत हो रही है, व्यापारी को बचाना भी है और एक्सपोज भी करना है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, पारदर्शी तरीके से ही कार्य होना चाहिए। ठीक है राघवेंद्र जी, अब आप जवाब दे सकते हैं अभिषेक जी की बात का, लेकिन प्लीज आप दोनों से मेरी अपील है, आपस में ना झगड़े, ऐसे समय खराब होता है। सर राघवेंद्र जी अपनी बात रखिए। एक तो मेरा आपसे निवेदन है, सही पैनल बैठाया करिए। डिबेट का तरीका उनको पता होना चाहिए। डिबेट विषय पर होती है, पर्सनल नहीं की जाती है कभी। अगर व्यक्तिगत मेरे ऊपर आरोप लगेगा तो मुझे कष्ट होगा। ठीक है सर, लेकिन अपनी बारी पर जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, मैं बताता हूं, देखिए आईटी विभाग अपना काम करता है। ये जो बताया है हमारे जो मित्र, जो एडवोकेट बंधु बैठे थे कि आईटी विभाग ने ये कहा है कि उनका ये पर्सनल पैसा है या क्या है,
ऐसा आईटी विभाग ने नहीं किया है। ये जो है जिस व्यक्ति का छापा पड़ा था उसका कहना ये है। और ये तो दुनिया जानती है 10,000 से ज्यादा आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। प्रोसीडिंग का एक तरीका भी होता है, उनको भी मौका दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आईटी विभाग हो या कोई भी विभाग हो अपना हमेशा काम करती रहती है। ये विषय जब एक बड़ा काफी अकूत धन निकला, अरबों खरबों में संपत्ति निकली, उसके बाद ये विषय उठा। स्वाभाविक है आईटी विभाग जो 5 साल लगातार बैठा नहीं रहा होगा, लगातार काम करता रहा होगा। किसी के यहाँ कुछ पैसा निकला होगा, किसी का ज्यादा निकला होगा, किसी का नहीं निकला होगा, ऐसा नहीं होता है। आयकर विभाग अपना लगातार काम करता रहता है, आईटी विभाग अपना काम करता रहता है। और जो आपको जो पुलिस महकमा कोई ऐसी कोई नई चीज नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता जो एकदम से हड़बड़ा गए और उनके पेट में दर्द होने लगा, एकदम से शोर मचाने लगे, अपनी रैलियां स्थगित कर दी, तो निश्चित रूप से मेरा कहना है कहीं ना कहीं दाल में जरूर कुछ। लेकिन अभिषेक जी का सवाल यह था कि अगर आईटी लगातार अपना काम कर रहा है तो फिर इतनी अकूत संपत्ति कैसे इकट्ठा हो गई? इस पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई जब ये इकट्ठा हो रही थी? नहीं, देखिए हमारी सरकार में कार्रवाई हो गई ना। इनकी लगातार पहले सरकारें नहीं, उसमें क्यों नहीं हुई? ये अकूत संपत्ति जो इकट्ठी हुई है, ये क्या एक दिन का काम है क्या? 250-300 करोड़ रुपए स्वाभाविक रूप से ये एक दिन का काम इकट्ठा किया हुआ धन नहीं है। ये दशकों लग गए होंगे। तो इनकी सरकार भी रही है, पिछली बसपा सरकार भी रही है। मैं इनके ऊपर भी कह सकता हूँ कि समाजवादी सरकार क्या कर रही थी जब ये पैसा इकट्ठा हो रहा था। ठीक है, देखिए जी बताएं। ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी आप बोलिए। राघवेंद्र जी प्लीज आप सुनिएगा सर, बीच में नहीं। पर्सनल नहीं हुआ जाता। ठीक है अभिषेक जी प्लीज रखिए अपनी बात। सुन लीजिए मेरी बात। पहली चीज तो मैं श्रीमान की बात का जवाब दे दूं, जब किसी चैनल पे बैठते हैं तो आप उसके ऊपर पर्सनल खुद मत होइए, ये मैं इनको वापस से चेता रहा हूं। नंबर दूसरी बात कि अभी जैसा इन्होंने बात कही तो इनको ये भी अभी आपने अमर उजाला, दैनिक जागरण वगैरह पेपर आपने भी देखा होगा, सबके यहाँ पे आता है। उसमें ये संपत्ति जो बताई गई थी वो तकरीबन 2017 से लेकर के 2021 के बीच में इकट्ठा हुई है। ये बाकायदा मेरे पास ऑन प्रूफ है, मैं ऑन डॉक्यूमेंटेड चाहिए होगा तो आपको दे दूंगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज की मैं, और जैसा कि अभी राघवेंद्र जी की बात, राघवेंद्र जी ने कहा कि रैलियों में गिरावट आ गई, रैलियां स्थगित कर। श्रीमान अखिलेश यादव, आदरणीय अखिलेश यादव जी कहीं पे भी रैली स्थगित नहीं थी। अभी मोहनलालगंज में थे, वहां पे भी रैली में गए, मेरठ में रैली थी, वहां पे भी गए, उन्होंने कोई रैलियां स्थगित नहीं की। हमारे पास भीड़ उतनी आ रही है, कहीं पे भीड़ों में कमी नहीं है। हम दारू दे करके भीड़ नहीं बुलाते हैं और चंदा के बहाने भीड़ नहीं बुलाते, हम वो लोग नहीं है जहाँ पे कुर्सियां खाली रहती हैं। हम बात करते हैं मुद्दों की, हम मुद्दों की बात करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। महिला सुरक्षा पे भी उठाएंगे, महंगाई पे भी उठाएंगे और किसानों के मुद्दे भी उठाएंगे, बेरोजगारी मुद्दे सब उठाएंगे। लेकिन हमारा प्रश्न, जैसा कि आज आपका टॉपिक है कि आईटी रेट, हमें दर्द नहीं हो रहा। हमारी इसमें परिस्थिति नहीं है कि जब पेपर्स में भी हर एक जगह पे बाकायदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला, उसमें बाकायदा दिया हुआ है कि 2017 से लेकर के 2021 के बीच में या 2018 से लेकर के 2021 के बीच में संपत्ति इकट्ठा हुई, तो कैसे इकट्ठा हुई? खुफिया तंत्र जो इनकम टैक्स का होता है फेल कहां पे हो गया? अगर हम देखिए आज का समय जीएसटी भी भरता है व्यापारी, इनकम टैक्स भी भरता है। दोनों में अगर अंतर होता है, क्योंकि मैं खुद भी एक व्यापारी हूं, अगर दोनों में अंतर होता है ना तो वो इनकम टैक्स और जीएसटी में फंस जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तालमेल बराबर नहीं बैठता। और अगर बैठ नहीं रहा था तो दोनों डिपार्टमेंट कर क्या रहे थे? दोनों केंद्रीय नेतृत्व में थे। आपका जो लोकल इंटेलिजेंस होता है इनकम टैक्स का, बाकायदा उसके इंस्पेक्टर्स होते हैं, अलग पूरी प्रणाली होती है, तो वो काम क्या कर रहा था? इतना सारा कैश, इतना सारा मनी उसके पास इकट्ठा हो गया। बाद में क्या बोला जाता है कि ये उसके टर्नओवर की थी। इतने टर्नओवर का वो पैसा कैसे उसके पास इकट्ठा हो सकता है? बड़े से बड़ा व्यापारी होता है लेकिन इतना कैश उसके पास इकट्ठा नहीं हो सकता। कितना बड़ा टर्नओवर हो, क्या आप अच्छे से समझ सकते हैं? अगर वो टर्नओवर करना तो उसके लिए बैंक पड़े हुए हैं, बैंक से आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, सब तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि अभी श्रीमान जी ने बोला कि 10-15 हजार 20 हजार रुपए आप घर में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद आप देखिए स्टेटमेंट क्या आ रहा है कि 30 करोड़ रुपए जो टैक्स चोरी का था तो उसे पेनाल्टी लगा करके तकरीबन 60-70 करोड़ रुपए हो रहा है। उसके बाद वो सारा उसका जो ब्लैक मनी है वो व्हाइट मनी हो गया। और एक मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उसमें एक और पान मसाले के व्यापारी थे, उनका सीधा सीधा लिंक जो था वो प्रधानमंत्री जी के साथ उजागर हो रहा था। तो वो कैसे हो रहा था? मैं पूछना चाहता हूँ ठीक है
ये बाकायदा सभी मीडिया चैनल्स में चला है और ये सभी लोगों ने दिखाया भी है इसको। ठीक है, चलिए आपने जो आंकड़ा बताया उसको हम ललित तिवारी जी से समझने की कोशिश करते हैं। ललित जी, कितना इत्तेफाक इस बात से आप रख रहे हैं जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि जितना टैक्स चोरी हुआ है उस पर पेनल्टी लगाई और बाकी पैसा क्या व्हाइट मनी हो जाता है? फिर नहीं, उसको अगर डिपार्टमेंट टर्नओवर मानता है, यदि उस पर डिपार्टमेंट टर्नओवर मानता है तो उस पर पेनाल्टी लगाई जाएगी, टैक्स लगा के वो पैसा फिर व्हाइट हो सकता है जी। ये तो बात सही है। हाँ। लेकिन एक चीज ये सबसे गंभीर विषय है कि इतना कैश कैसे होल्ड हुआ, ये कहां से आया, ये इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये जांच का विषय, जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती है तब तक हमें लगता है IT डिपार्टमेंट इतनी जल्दी इसको मानेगा नहीं कि ये टर्नओवर इनका था। और टर्नओवर अगर था तो फिर ये ब्लैक मनी कैसे जनरेट हुई, वो रिकॉर्ड में क्यों नहीं आया, शो क्यों नहीं किया गया? क्योंकि रोड डे बुक, GST सब कुछ अब ऑनलाइन हो रहा है, ट्रांजेक्शंस ऑनलाइन है। तो इसकी बहुत आभार आपने पुष्टि की इस बात की। ठीक है नवल खान सिन्हा साहब, सारी चीजें डिजिटलाइजेशन इस वक्त हो चुका है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिला और हम ये पिछले कुछ दिनों से जब देख रहे हैं कि इलेक्शन जब नजदीक होते हैं तो इस तरह की रेड अक्सर होती हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कई विभाग ऐसे हैं जो नियमतः जब चुनाव आ जाते हैं और चुनाव आयोग के नियंत्रण में हो जाते हैं तो जिला पुलिस या अन्य एजेंसी के माध्यम से जांच होती है, पड़ताल होती है और जो पैसे पकड़े भी जाते हैं। पुलिस में आप देखते होंगे कि उस दौरान खबरें आती हैं कि पैसे ले जाते हुए जो पकड़े गए, तो जाहिर सी बात है उस समय के कुछ नियम होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम जिस चर्चा के लिए बैठे हैं वो चर्चा ये है कि क्या इंटेंशनली छापेमारी की जा रही है, क्या सरकार की ओर से एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करके उसके खिलाफ छापेमारी हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जो उनके लोग हैं जो काला धन जमा करते हैं उनके खिलाफ छापेमारी हो रही तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ भी होनी चाहिए जो किसी भी दल से जुड़े हैं। कहने का आशय ये कि ये ऐसी जांच होनी चाहिए, ऐसी छापेमारी होनी चाहिए कि ये लगे कि स्वतंत्र तरीके से हो रही है। अगर मैं जवाब देना चाहूंगा, आरोप लगते हैं कि ये जो छापेमारी हो रही है वो किसी एक पक्ष के खिलाफ हो रही है, तो निश्चित रूप से ये एक संदेश। ठीक है अभिषेक जी, बहुत जल्दी से 10 सेकंड में फाइनल कमेंट आपका। देखिए नवल जी की बात से मैं इसलिए इत्तेफाक नहीं हूं। हमारी परेशानी वो नहीं है कि आप छापे डाल रहे हैं, आप छापे डालिए, लेकिन इस दरमियान छवि को धूमिल करना बहुत बड़ा अपराध होता है। ठीक है, हमने 5 साल में जो छवि बनाई आप उसको उस IT के माध्यम से आप छवि धूमिल कर रहे हैं, इसका संदेश गलत जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, आदरणीय अखिलेश यादव जी की छवि को कोई भी धूमिल करना चाहे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है सर, आज समय बड़ी बहस में इतना ही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, राघवेंद्र जी आपका शुक्रिया, अभिषेक जी, ललित जी और नवल खान सिन्हा साहब आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। चुनाव नजदीक हैं और रेड लगातार चल रही है। इस पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि सपा की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और जो सरकारी तंत्र है उसका दुरुपयोग बीजेपी कर रही है। खैर, बीजेपी की ओर से बयान है कि साहब आयकर विभाग की रेड है, इसमें इतनी चटपटाहट क्यों है? जिसने काला धन जमा किया है या फिर जो गैर कानूनी तरीके से काम कर रहा है उस पर तो कार्रवाई होगी ही। खैर, जांच अभी इन सभी मामलों की चल रही है। नमस्कार।